हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है बैंकिंग। आज की वीडियो के अंदर जो हमने बात करनी है, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले अपनी जमाओं के बारे में। हमारी प्राथमिक जमाएं क्या होती हैं, गौण जमाएं क्या होती हैं, वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाएं क्या होती हैं, तथा वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो किस प्रकार मुद्रा सृजन करते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर किस प्रकार मुद्रा का सृजन करते हैं वाणिज्य बैंक। इन सब टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें बैंक की, तो बैंक होता क्या है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बैंक क्या होता है, तो बैंक से मतलब वो क्या होता है। बैंक ऐसी जगह होती है, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हम अपने पैसे को क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं, तथा बैंक हमें उस पर क्या देता है, ब्याज देता है, और जरूरत पड़ने पर हमें क्या देता है, वो लोन प्रोवाइड कराता है, ऋण देता है। यही होता है बैंक। अब बैंक क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर दो प्रकार के बैंक पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे वाणिज्यिक बैंक, और नेक्स्ट क्या होता है हमारा केंद्रीय बैंक। तो देखिए, वाणिज्यिक बैंक या फिर हमारे कमर्शियल बैंक, केंद्रीय बैंक यानी कि हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है। वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? वाणिज्यिक बैंक जैसे हमारा एसबीआई है हमारा, और पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या हमारे वाणिज्यिक बैंक होंगे। केंद्रीय बैंक का मतलब होता है जो पूरे देश में एक होता है, जो पूरे देश का एक बैंक होता है, यानी कि बैंकों का बैंक। जैसे हमारे देश के अंदर क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। क्लियर है? आज की वीडियो के अंदर हमने बात करनी है अपनी वाणिज्यिक बैंकों के बारे में। आज की वीडियो के अंदर हम वाणिज्यिक बैंक तथा इससे जो रिलेटेड हमारे टर्म्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने केंद्रीय बैंक तथा इसके कार्यों के बारे में और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं हमारे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं वाणिज्यिक बैंकों की। तो देखिए, वाणिज्यिक बैंक होते क्या है। वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो लोगों से उनकी जमाएं स्वीकार करते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं? वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो लोगों से उनकी जमाएं स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? जमा स्वीकार करते हैं। और क्या करते हैं? उनको जरूरत पड़ने पर क्या देते हैं? ऋण देते हैं या लोन प्रोवाइड करते हैं। ऋण देना, क्या काम करता है उनके? ऋण देना। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे वाणिज्यिक बैंकों के क्या होते हैं? कार्य होते हैं। उसके मुख्य कार्य, अगर आपसे बोला जाए कि वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्य क्या है, तो वाणिज्यिक बैंकों के दो ही मुख्य कार्य होते हैं। पहला होता है जमा स्वीकार करना, और दूसरा होता है ऋण देना। यानी कि जो भी पैसा लोग अपने अकाउंट में जमा कराते हैं, वो पैसा स्वीकार करना, उसको जमा करना, तथा जरूरत पड़ने पर लोगों को लोन प्रोवाइड कराना, ऋण प्रदान करना, यही क्या होते हैं? वाणिज्यिक बैंकों के दो मुख्य कार्य होते हैं। क्लियर रहेगा? अब हम आगे बात करते हैं अपनी जमाओं के बारे में। तो देखिए, जमाएं होती क्या है? जमा या डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? जमा होती है कि वो पैसा जो लोग अपने अकाउंट में जमा कराते हैं, यानी कि वो पैसा जो बैंक, जिस पैसे को बैंक क्या करता है, लोगों से स्वीकार करता है, उसी पैसे को क्या बोलते हैं? जमाएं बोला जाता है, डिपॉजिट्स बोला जाता है। अब जमाएं जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी प्राथमिक जमाएं, एक होती है हमारी गौण जमाएं। तो देखिए, प्राथमिक जमाएं क्या होती है? प्राथमिक जमाओं से मतलब होता है वो पैसा जो लोग सीधे अपने अकाउंट में जमा करा देते हैं। यानी कि प्राथमिक जमा क्या होती है? जब लोग बाग अपने अकाउंट में जमा कराते हैं पैसे को, क्या कराते हैं? जमा कराते हैं। वो पैसा जिसे लोग बाग अपने अकाउंट में खुद से जमा कराते हैं, उसी पैसे को क्या बोलते हैं? हम प्राथमिक जमाएं बोलते हैं। सेकंड होती है हमारी गौण जमाएं। गौण जमाएं क्या होती है? लोगों ने जितना पैसा जमा कराया है, बैंक क्या करता है? उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, किसी को लोन पर देता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने अगर अपने अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करा दिए, अपने अकाउंट में 10,000 रुपये जमा कराया, तो ये क्या हो गई? आपकी प्राथमिक जमा हो गई। अब बैंक क्या करेगा? 10,000 को अपने पास में तो रखेगा नहीं, वो क्या करेगा? इसमें से कुछ अमाउंट रख लेगा। मान लीजिए वो 1,000 रुपये अपने पास उठा करके रख लेता है, और जो बाकी के 9,000 रुपये बचते हैं, जो आपके 9,000 रुपये बचे, वो क्या करते हैं? उसने किसी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को लोन पर दे दिए। तो ये 9,000 रुपये जब उसने किसी भी व्यक्ति को लोन पर दिए, तो इस 9,000 को देने से जो भी उसने मुद्रा का सृजन करा या जो भी उसको इनकम हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं? गौण जमाएं बोलते हैं। यानी कि गौण जमाएं तब होती है, या इनकी गौण जमाओं की उत्पत्ति तब होती है जब कोई बैंक किसी व्यक्ति को ऋण प्रदान करता है, लोन देता है।
किसी भी व्यक्ति को लोन देने पर जो भी इनकम होती है बैंक को या जो मुद्रा का सृजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गौण जमाएं बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट्स बोला जाता है। अब इन दोनों को जोड़ने पर ही, प्राथमिक जमाओं को जोड़ने पर तथा गौण जमाओं को जोड़ने पर जो हमारी टोटल निकल करके आती है उसे बोलते हैं कुल जमाएं। यानी कि कुल जमाएं क्या होती हैं, वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाएं प्राथमिक जमाएं तथा गौण जमाएं के योग को बोला जाता है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या निकलती है, हमारी कुल जमाएं निकल करके आती है। तो क्लियर है, समझ में आ गया जमाएं क्या होती हैं, प्राथमिक जमाएं क्या होती है, गौण जमाएं क्या होती है। कि अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार मुद्रा का सृजन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ये आया भी है। तो यहाँ पर हम उसको समझ लेते हैं कि किस प्रकार वाणिज्यिक बैंक अपनी मुद्रा का सृजन करता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार मुद्रा का सृजन करते हैं, यानी कि मुद्रा सृजन वाणिज्यिक बैंक द्वारा किस प्रकार किया जाता है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मुद्रा सृजन की। मुद्रा सृजन होता क्या है, तो मुद्रा सृजन का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की उत्पत्ति करने से। मुद्रा की उत्पत्ति, मुद्रा को पैदा करने क्या कहलाता है, मुद्रा सृजन कहलाता है। अब आप सबको पता है जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो नोट तो छापते नहीं है, तो करेंसी को छाप करके या नोट छाप करके तो वो अपनी मुद्रा का सृजन कर नहीं सकते। तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, जो लोगों से पैसा जमा करते हैं, यानी कि जो लोग बाग अपना पैसा जमा करते हैं बैंकों में, जो वाणिज्यिक बैंकों की प्राथमिक जमाएं होती हैं, उन्हीं जमाओं को ऋण दे करके, उन्हीं जमाओं को लोन पर दे करके वो क्या करते हैं, गौण जमाई स्वीकार करते हैं, यानी कि मुद्रा का सृजन करते हैं। इसको एक हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए आपने अपनी जो प्राथमिक जमा है, आपका अकाउंट है बैंक के अंदर, आपने क्या करा, अपने अकाउंट के अंदर 1000 रुपये जमा करा दिए। कितने करा दिए आपने, 1000 रुपये जमा करा दिए। तो ये क्या होगी, उस बैंक के लिए प्राथमिक जमा होगी। ये क्या हो जाएगी, प्राथमिक जमा जाएगी बैंक के लिए, क्योंकि आपने डायरेक्टली अपने अकाउंट में जमा कराए हैं। तो ये क्या होगी, बैंक की प्राथमिक जमा हो गई। अब बैंक क्या करता है, अर्थव्यवस्था के अंदर बैंक क्या करता है भाई, वो इस पैसे का सिर्फ 10% उठा करके रखता है, यानी कि उस बैंक का जो CRR है वो कितना है, 10% है। बैंक क्या करता है, हमेशा जो भी उसमें जमा कराया जाता है उसका 10% तो अपने पास रख लेता है, बाकी पैसे को वो ब्याज पर दे देते हैं। देखिए कभी भी आप अपने अकाउंट में पैसे जमा कराते हो तो बैंक वो सारा का सारा पैसा उठा करके नहीं रखता। बैंक क्या करता है, उसमें से 1%, उसमें से एक कुछ अमाउंट को उठा करके रख लेता है। कुछ भी अमाउंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है बैंक पर या सेंट्रल बैंक ने कैसे रूल बनाए हुए हैं। तो उसमें से एक अमाउंट वो उठा करके रख लेता है और बाकी पैसे को क्या करता है, वो लोन पर दे देता है। तो बैंक हम मान लेते हैं कि उसने 10% रखा अपने पास में और बाकी पैसा क्या वो लोन पर दे देता है। तो बैंक की CRR क्या होगी, 10% होगी। CRR का मतलब होता है नकद आरक्षित कोष, यानी कि वो पैसा जिसे बैंक अपने पास में उठा करके रखता है, रिजर्व करके रखता है कि कभी कोई व्यक्ति अगर बैंक से पैसे निकालने के लिए आता है तो वो इस कोष में से उसकी पूर्ति कर सके। क्लियर है? तो बैंक इस पैसे को उठा कर रखता है और बाकी क्या करता है, वो ऋण पर दे देता है। अब उसको हम टेबल से समझते हैं कि बैंक किस प्रकार इन 1000 रुपए से कई गुना तक लोन दे देता है। तो देखिए हम मान लेते हैं हमारा जो पहला चक्र है, मतलब फर्स्ट टाइम आपने जमा कितने करे, वहां पर 1000 रुपए जमा करे। उस टाइम पर CRR कितना होता है, 10% है। CRR 10% का मतलब क्या हो गया, 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। यानी बैंक क्या करेगा, इस 1000 में से सिर्फ 100 रुपए अपने पास में रखेगा और बाकी के 900 रुपए क्या कर देगा, वो लोन दे देगा। क्लियर है? आपने 1000 रुपए अपने बैंक में जमा करे, बैंक ने उसमें से 10% के हिसाब से 100 रुपए रख लिए और 900 रुपए का क्या कर दिया, किसी व्यक्ति को लोन दे दिया। ये तो हो गया पहला चक्र। अब बैंक जब भी लोन देता है वो कभी भी कैश में लोन नहीं देता। बैंक क्या करता है, अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक क्या करेगा, अपने बैंक के अंदर आपका एक अकाउंट खोल देगा और उस अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर देगा। उस अकाउंट में क्या कर देगा, आपके लोन का जो भी पैसा होगा उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, कभी भी कैश में नहीं देता। तो जिस व्यक्ति ने 900 रुपए का लोन लिया होगा उस व्यक्ति का भी अकाउंट खुला होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो दूसरा चक्र होगा, दूसरे चक्र में क्या हुआ, बैंक के पास में कितने पैसे आए जमा के तौर पे, 900 रुपए आए। भाई ये 900 रुपए जो उसने लोन पर दिए, ये हुआ क्या, उसी बैंक में दूसरे खाते में जमा हुए, यानी कि बैंक में 900 रुपए की जमा आई। तो 900 रुपए की जमा के हिसाब से बैंक क्या करेगा, अपना सिर्फ 10% रखेगा, यानी कि 90 रुपए उठा करके रखेगा और बाकी के 810 रुपए क्या है वो फिर से लोन पर दे देगा। बैंक क्या करेगा, जो बाकी के 810 रुपए वो फिर से लोन पर दे देगा। अब इस 810 रुपए को जब उसने लोन पर दिया तो फिर से वो कैश नहीं देगा। वो क्या करेगा, तीसरे चक्र का मतलब क्या हुआ, वो इस 810 को
के लिए क्या हो जाएगी, बैंक में दोबारा से जमा हो जाएगी, किसी और व्यक्ति का अकाउंट खोलेगा और उसके अकाउंट में 810 रुपये को जमा कर देगा। अभी 810 में से फिर से 10% के हिसाब से क्या हुआ, 81 रुपये का बैंक ने अपने पास में रखा और बाकी का जो अमाउंट बचे इसका 729, ये क्या करा उसने, फिर से लोन पर दे दिया। ये 729 का अमाउंट उसने फिर से लोन पर दे देगा। अब ये पैसा जब उसने लोन पर दिया, फिर से उसका जो चौथा चक्र आया, चौथे चक्र में वो कितना अमाउंट जमा हुआ, 729। अब इसमें से जो 729 में से अमाउंट बचेगा उसका 10% यानी कि 72.9 बैंक अपने पास में रखेगा और बाकी का जो अमाउंट बचता है 5666.1 ये क्या कर देगा, वो फिर से लोन पर दे देगा। इसी तरह से उसका पांचवा चक्र आ जाएगा। पांचवें चक्र में फिर से 551.1 उसके अमाउंट में उसके अकाउंट में जमा करेगा। इसमें से कितने 57.61 वो अपने पास में रखेगा, बाकी का पैसा क्या करेगा, वो फिर से उसको लोन पर दे देगा। इसी तरह से ये जो अमाउंट है हमारा कंटिन्यू चलता जाता है। इसके बाद में छठा चक्र आएगा, फिर सातवां चक्र आएगा, फिर आठवां चक्र आएगा। इसी तरह से जो उसकी जमाएं होंगी वो कंटिन्यू बढ़ती जाएंगी और जमाएं जो होंगी हमारी 1000 से लेकर के 10,000 तक बढ़ जाएंगी, जिसमें से 9,000 का वो लोन दे देगा और 10% के हिसाब से 1000 रुपये क्या करेगा, वो अपने पास में प्राइमरी डिपॉजिट की तरह उसके पास में बचे रहेंगे। प्राइमरी डिपॉजिट आपने 1000 जमा करे थे, बैंक के पास में अभी भी आपके 1000 ऐसे के ऐसे सेव हैंगे। उसने क्या करा, 9,000 का लोन भी दे दिया और 10,000 रुपये यानी कि बैंक ने 1,000 रुपये जमा करके 10,000 रुपये बना ली। तो जो बैंक होते हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। जब भी आप अपने अकाउंट में पैसे जमा कराते हो उसमें से एक अमाउंट वो अपने पास रख लेते हैं, बाकी लोन पर देते हैं। और लोन पर भी जो पैसे देते हैं वो डायरेक्टली कैश नहीं देते, वो क्या करते हैं, उनको अपने ही खाता, अपनी बैंक में नया खाता खोल करके उसमें जमा करा देते हैं। फिर उसमें से कुछ अमाउंट रखेंगे और बाकी का अगेन लोन पर दे देंगे, फिर उसमें खाते में जमा करेंगे, फिर लोन पर दे देंगे, अमाउंट बचाने के बाद में बाकी बैलेंस लोन पर दे देंगे। फिर वही सेम प्रोसेस चलता जाता है और बैंक इसी प्रकार आपके जो 1000 रुपये थे उनको एज इट इज अपने पास में जमा करके रखता है। जो आपने अमाउंट प्राइमरी जमा करा था वो उसके पास में ऑलरेडी जमा में रहता है, बट उसके बाद भी वो क्या करता है, उससे कई गुना पैसा लोन पर दे देता है। बैंक क्या करता है, उससे कई गुना पैसा लोन पर दे देता है। इसको हम एक फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि बैंक किस प्रकार अपना मतलब कि कितने गुना तक मुद्रा का सृजन कर सकता है। देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, मुद्रा सृजन इक्वल टू क्या होता है, 1/CRR मल्टीप्लाई में जो भी आपका नकद कोष होता है। नकद कोष का मतलब क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो, नकद कोष का मतलब होता है आपकी प्राथमिक जमाएं। प्राथमिक जमा मतलब कि जितना पैसा आपने इनिशियली जमा करा था वो पैसा हमारा नकद कोष कहलाता है। यानी कि अगर हम इस एग्जांपल को समझे तो बैंक हमारा कहां तक का मुद्रा सृजन कर सकता है। देखिए 10% कितना है हमारा, सीआर कितना है, 10% है, मल्टीप्लाई में प्राथमिक जमा कितनी थी हमारी, 1000 थी, 10% है। तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा, जब इसका परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अगेन जो इसके अपॉन में 100 आएगा वो 100 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि 100 भी कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा। और उसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू कितनी आएगी हमारी 10,000। यानी 1000 रुपए की जमा पर अगर सीआरआर 10% होता है तो बैंक कहाँ तक मुद्रा सृजन कर सकता है, 10,000 रुपए तक का मुद्रा सृजन कर सकता है। जैसे जैसे सीआरआर घटता जाता है बैंक का जो सृजन है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। और अगर सीआरआर का अमाउंट बढ़ता जाएगा, इसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो मुद्रा सृजन क्या होगा, कम होता चला जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार मुद्रा का सृजन करते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको पूरी थ्योरी लिखनी होती है, इसको एक्सप्लेन करना होता है और ये टेबल बना करके आनी होती है एग्जाम में। 5 से 6 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार पहले आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं अपने नकद आरक्षित कोष यानी कि सीआरआर की साख गुणक और उसके बाद में हमारा वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नकद आरक्षित कोष के सीआरआर की। तो देखिए सीआरआर होता क्या है, आप सबके अपने अपने अकाउंट होंगे, आप सबके पास में अपना अपना अकाउंट होगा। आपके बैंक के अंदर एक मिनिमम अमाउंट की पॉलिसी होगी कि आपको अपने अकाउंट के अंदर इतना बैलेंस तो रखना ही रखना है। जैसे मान लेते हैं कि आपका अकाउंट एसबीआई के अंदर है, आपका अकाउंट क्या है एसबीआई के अंदर है और उसके अंदर लिमिट है कि मिनिमम बैलेंस जो है आपको अपने अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस 2000 रुपये रखना होता है। ये क्या आपकी मिनिमम बैलेंस की लिमिट है कि आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर 2000 रुपये तो रखने ही रखने। अगर आप इससे कम अमाउंट अपने अकाउंट में रखते हो तो क्या होगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी।
तो ये जो मिनिमम बैलेंस होता है, जो ये मिनिमम बैलेंस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं। यानी जो बैंकों को अपने पास में रखना होता है। मतलब कि आपका अकाउंट क्या एसबीआई के अंदर है, अब एसबीआई का अकाउंट जिस बैंक के अंदर होगा, एसबीआई भी क्या होगा, किसी न किसी बैंक के अंदर अकाउंट खुला रखा होगा, और वो बैंक कौन सा होगा, हमारा आरबीआई होगा। अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं, अर्थव्यवस्था में जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, चाहे हमारा एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक हो, या कोई भी बैंक हो अर्थव्यवस्था के अंदर, उन सबका अकाउंट होता है आरबीआई के अंदर। जैसे हम लोग अपने इन वाणिज्यिक बैंकों में अकाउंट खुलवाते हैं, इन वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास में अपना एक अकाउंट खुलवाना होता है, और उस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की एक लिमिट होती है, जहां पर उनको अपना इस बैलेंस को रखना ही पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सीआरआर वह कोष होता है, या नकद आरक्षित कोष वह कोष होता है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंकों के पास रखना पड़ता है। यानी कि वो मिनिमम अमाउंट जो वाणिज्यिक बैंकों को अपने आरबीआई के अकाउंट में रखनी पड़ती है, अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं, नकद आरक्षित कोष बोला जाता है। क्लियर है? समझ गए सीआरआर क्या होता है, ये नकद आरक्षित कोष क्या होता है। सेकंड टॉपिक है हमारा साख गुणक या के। तो देखिए साख गुणक होता क्या है। तो देखिए साख गुणक का मतलब क्या होता है। साख गुणक का मतलब होता है, साख का मतलब होता है क्रेडिट या लोन के लिए हम बात करते हैं, गुणक का मतलब है गुना के तौर पर। यानी कि वाणिज्यिक बैंक जो है अपने सीआरआर से कितने गुना लोन प्रोवाइड करा सकते हैं लोगों को, या फिर कितने गुना तक साख का निर्माण कर सकते हैं, क्रेडिट का निर्माण कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, कितने गुना तक, इसी को क्या बोलते हैं, हम साख गुणक बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है साख गुणक बराबर होता है 1/में सीआरआर। 1/में सीआरआर क्या कहलाता है, हमारा साख गुणक कहलाता है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए हमने क्या करा, अपना सीआरआर 10% मान लिया, तो अगर मैं बात करूं अपने साख गुणक की, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1/में 10%। 10% का मतलब क्या हो गया, 100/में 10, क्योंकि 100 ऊपर चला जाएगा, कट की वैल्यू कितने की 10। यानी कि उस टाइम पर बैंक का जो गुना होगा, जो उसका साख गुणक होगा, वो कितना होगा, 10 गुना होगा। यानी कि अगर सीआरआर 10% होता है तो बैंक 10 गुना तक लोन प्रोवाइड करा सकता है, जितनी भी उसके पास जमाएं हैं बैंक के अंदर, जितनी भी प्राथमिक जमाएं हैं उसका 10 गुना बैंक लोन दे सकता है, उस अमाउंट का 10 गुना जो होगा बैंक लोन दे सकता है। तो ये होती है हमारी साख गुणक, यानी कि बैंक उस किसी भी स्थिति में कितना लोन प्रोवाइड करा सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साख गुणक बोलते हैं। क्लियर है? सूत्र के तो अगर बात करें तो 1/CRR होता है इसका सूत्र। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, वो क्या हमारा वैधानिक तरलता अनुपात। तो देखिए वैधानिक तरलता अनुपात होता क्या है। वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब होता है वाणिज्यिक बैंकों की वो तरल परिसंपत्तियां जो उसको अपनी प्राथमिक जमाओ के न्यूनतम प्रतिशत के तौर पर रखनी पड़ती है अपने पास में। मतलब कि बैंक में जितना भी पैसा जमा है उसका 1% उसको इन तरल परिसंपत्तियों के तौर पर रखना पड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, SLR बोलते हैं। जितनी भी वो परसेंटेज होती है, जो भी रेशियो होता है, उसी रेशियो को क्या बोला जाता है, वैधानिक तरलता अनुपात, यानी कि SLR होता है। दोबारा से सुन लीजिए, अपनी जो भी प्राथमिक जमाएं होती है वाणिज्यिक बैंकों की, उनके न्यूनतम प्रतिशत के तौर पर जो भी वो तरल परिसंपत्तियां यानी कि लिक्विड एसेट्स जो भी वो उठा करके रखता है, लिक्विड एसेट्स जो भी वो रखता है अपने पास में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, SLR बोला जाता है, तरल परिसंपत्तियां बोला जाता है। अब देख लीजिए तरल परिसंपत्तियां होती क्या है। तो देखिए तरल परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जिन्हें 3 महीने के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि वो सब चीजें जिसे आप 3 महीने में बेच करके कैश में बना सकते हो, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, तरल परिसंपत्तियां बोल देंगे। इसके अंदर आपके जो शेयर्स होते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, या जो और आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब अमाउंट जो होते हैं हमारे तरल परिसंपत्तियों के अंदर आते होंगे। क्लियर है? तो तरल परिसंपत्तियां समझ में आएगी क्या होती हैं। SLR क्या होता है, हमारा तरल परिसंपत्तियों के एक न्यूनतम बैलेंस के तौर पर, न्यूनतम प्रतिशत के तौर पर जो भी अमाउंट उसको रखना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, SLR बोला जाता है। अगर मैं बात करूं इनके वर्तमान के अंदर, तो हमारा जो भी लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है,
कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो इन सब का जो रेशियो है वो घटा कर दिया है आरबीआई ने, हमारे केंद्रीय बैंक ने घटा दिया है। वर्तमान के समय में जो सीआरआर है हमारा वो सिर्फ 3% है। कितना है? 3% है हमारा सीआरआर। और जो हमारा एसएलआर है वो कितना है? 18% है। तो जो ये चीज हमारी घटती बढ़ती रहती है, जरूरी नहीं कि पहले 3% ये अब 3% है तो हमेशा 3% ही रहेगा। ये सिर्फ मैं आपको आज के समय का डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ कि आज के समय जो नकद आरक्षित कोष जो है हमारा सीआरआर वो वर्तमान में 3% है और जो एसएलआर है वो वर्तमान में 18% है। आप अपने एग्जाम में कभी भी इस अमाउंट को या इस परसेंटेज को लिख करके मत आइएगा कि वर्तमान में इतने परसेंट है उतने परसेंट, क्योंकि अगर वो सही हो गए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे इसका एक्स्ट्रा मार्क्स आपको ना मिले। बट अगर आपने अमाउंट गलत लिख दिए, परसेंटेज गलत लिख दिया, तो आपके मार्क्स कट जरूर जाएंगे वहाँ पर। तो अगर आपको लिख करके आना है तो पहले चेक कर लीजिएगा कि अमाउंट जो परसेंटेज है वो सही है या चेंज हो गई है। आज के समय में सीआरआर 3% है। लॉकडाउन से पहले अमाउंट हमारा ज़्यादा था, 4 पॉइंट समथिंग था, फिर 4% करा, उसके बाद फिर से घटा करके 3% कर दिया है। और एसएलआर जो है वो अभी हमारा 18% है। ये भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो क्लियर है, समझ में आ गया हमारा सीआरआर क्या होता है, साख गुणक क्या होता है, वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या जितने भी क्वेश्चन आज हुए हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने केंद्रीय बैंक के कार्य, वाणिज्यिक बैंक तथा केंद्रीय बैंकों में अंतर तथा केंद्रीय बैंक से रिलेटेड जितने भी हमारे टर्म्स होते हैं, जो भी हमारी मदें हैं, चाहे वो हमारी बैंक दर हो, रेपो दर हो, रिवर्स रेपो रेट हो या कोई भी हमारा टर्म हो, उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।